प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको पुनः कुछ रोचक सूत्र बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जिन्हें आप किसी भी जन्म कुंडली पे घटित करेंगे तो आपको परिणाम सटीक ही मिलेगा। मैं लगातार आपको प्रत्येक सप्ताह किसी एक वीडियो के अंदर कुछ विशिष्ट सूत्र बताता हूँ। अब ये सूत्र कुछ पुस्तकों से भी हो सकते हैं, कुछ अनुभव पर आधारित भी है। बाकी मेरा प्रयास रहता है जितने भी सूत्र मैं आपको बताऊं वो सभी पहले किसी न किसी कुंडलियों पर उन्हें घटित करके देखूं, और जब कोई सूत्र अधिक कुंडलियों पर घटित होता है तभी उसे मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। तो इसीलिए ये बात इसमें श्योर हो जाती है कि मैं आपको जो भी सूत्र दे रहा हूं ये सारे के सारे सूत्र सटीक है। आप किसी भी कुंडली पर इसे घटाकर देख सकते हैं। आपकी कुंडली में मिलते हैं तो आपकी कुंडली पर इसे घटाकर देख सकते हैं। पूर्व की आप वीडियो नहीं देख पाए तो यहाँ आई बटन पर आप क्लिक करेंगे जब, तो आपको इस जो लिंक मिलेंगी उस लिंक से आप देख सकते हैं। और इसमें पूर्व की भी और बहुत सी वीडियो है ज्योतिष से जुड़ी, वो सभी भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी कुछ ही वीडियो में आपको कुछ विशिष्ट सूत्र मिल जाएंगे, उन्हें आप देखिए। आपको ऐसे ही रोचक सूत्र मिलेंगे जिन्हें आप किसी भी कुंडली पर लागू करें तो आपको परिणाम सटीक मिलेगा। अब आइए बिना किसी विलंब के मैं आपको विशिष्ट सूत्र बताता हूं। आज ज्यादा तो नहीं लेकिन 7-8 कुछ सूत्र रहेंगे जिनकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आइए पहले सूत्र की बात करते हैं। सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। आप जानते हैं ऐश्वर्य, भोग विलास और सुख सुविधा के प्रमुख कारक ग्रह शुक्र होते हैं। जीवन में लग्जरी और ऐशो आराम की वस्तुएं शुक्र व्यक्ति को प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अधिक संघर्ष के बाद सुख प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन आपको ये मैं बता चुका हूं पूर्व भी, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में हो, लग्न से लेकर 12वें भाव में किसी भी भाव में शुक्र हो, शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कुंडली के 12 भावों में शुभ परिणाम देने का कार्य करता है। यानी शुक्र के लिए ऐसा कोई भाव नहीं जहां पर वो बैठकर अशुभ परिणाम देता हो। ये जरूर है कि भाव विशेष का अपना फल होता है, इसलिए अलग अलग भावों में जाकर शुक्र उस भाव के अनुसार अपने प्रभाव देता है। लेकिन यह बात सत्य है कि शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो उसके परिणाम अशुभ नहीं आते। मैंने आपको बताया है कि अष्टम भाव में भी शुक्र ऐसा ग्रह है जो बहुत ही आपको शुभ प्रभाव देने का काम करता है। 12वें भाव में सौभाग्यशाली बनाता ही है। हाँ, ये जरूर है कि छठे भाव का मैंने आपको बताया है कि छठे भाव में शुक्र हो तो इसके परिणाम अन्य भाव की अपेक्षा थोड़े कमजोर देखने को मिलते हैं, क्योंकि छठे भाव में बैठा शुक्र रोग का और सुख सुविधा में कहीं ना कहीं कमी का कारण बनता है। इसीलिए छठे भाव को थोड़ा मध्यम माना गया है। हालांकि व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली जीवन छठे भाव का शुक्र भी देता है। तो ये बात तो शुक्र के भाव से जुड़ी है। इसके बाद शुक्र की राशि से जुड़ी जानकारी अगर मैं आपको दूं, शुक्र जन्म कुंडली में शनि की राशि को छोड़कर, यानी मकर राशि और कुंभ राशि को छोड़कर अन्य सभी राशियों में शुक्र अपने शुभ परिणाम देने का काम करता है। शुक्र शनि की राशि में इसलिए क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है, भले उसका मित्र है, लेकिन शुक्र अगर शनि की राशियों में होता है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति को सुख सुविधा देना चाहिए, जो अच्छा प्रभाव प्रदान करना चाहिए, उतना नहीं दे पाता। इसके अलावा मैंने एक और बात आपको बताई है कि शुक्र जो है जल तत्वीय ग्रह है, इसीलिए अग्नि तत्व में जाएगा तो भी इसके फल थोड़े कमजोर देखने को मिलेंगे। अग्नि तत्व से मेरा मतलब है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि से। इन 3 राशियों में भी अगर शुक्र बैठा है तो इसके फल थोड़े मध्यम हो जाते हैं। अब यह बात जरूर है कि उतने खराब नहीं होते जितने शनि की राशि में इसके प्रभाव में कमजोरी देखने को मिलती है। बाकी अगर मजबूत शुक्र अगर कुंडली में अन्य किसी राशि में बैठा है, बलवान होकर बैठा है, तो अपने शुभ प्रभाव देता है, व्यक्ति को सुख सुविधा देने का काम करता है। मैंने आपको यह भी बताया है कि अष्टम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति अपना घर अवश्य से बनाता है, और ये शुक्र में ही दम है कि अष्टम भाव में जाकर के भी कमजोर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति के ज्ञान में बुद्धि में वृद्धि करता है। और ऐसा शुक्र व्यक्ति को जीवन काल में अपने घर का सुख भी अवश्य प्रदान करता है, भले देर हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति शुक्र अष्टम भाव में होने पर अवश्य से अपना घर बना पाता है। ये बात आप देख पाएंगे।
इसके अलावा शनि की बात करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। वैसे तो शनि की दृष्टि आप जानते हैं जहां पड़ती है वहां पर कहीं ना कहीं विच्छेद उत्पन्न करती है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि की बात अलग है। ये एक प्रकार से कुछ नई चुनौतियां आपके सामने उत्पन्न कर देती है। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव से जुड़े संबंध से आपके कहीं ना कहीं मन मुटाव होते रहते हैं, इतने अच्छे संबंध नहीं रहते। जैसे शनि का अगर तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी माता से कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहते, या कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अन्य के लिए बहुत कुछ करे, जो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव जनता का है, अन्य के लिए बहुत कुछ करे लेकिन अन्य से इतना सुख नहीं मिल पाए। शनि की दृष्टि अन्य किसी भाव पर भी ले लीजिए, तीसरा भाव ज्यादा आता है। मतलब तीसरे भाव में क्या है कि जिससे भी आप, जो तीसरा भाव है, जैसे अन्य भाव में क्या हो सकता है, मान लीजिए सातवीं दृष्टि की बात करें, सातवीं दृष्टि शनि की जहां पड़ेगी वहां से हो सकता है आपके संबंध खराब रहे शनि की दृष्टि के कारण, लेकिन वहां से आपको बदले में कुछ सहायता या किसी प्रकार से आपको मतलब किसी प्रकार से कोई मोरल सपोर्ट ही सही मिलने की स्थिति बनी रहती है। लेकिन तीसरी दृष्टि शनि की जहां भी पड़ती है वहां से आपको बदले में कुछ नहीं मिलता, आप उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये आप बोल सकते हैं। जैसे शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव की मैंने बताई, आप माता के लिए बहुत कुछ करें, माता के लिए आप सोचते हो, लोगों के लिए आप बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, ये बात देखने को मिलती है। इसी प्रकार अन्य भाव पर भी आप इसे लागू करें। हालांकि शनि से तीसरे भाव की स्थिति मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं शनि से जो तीसरा भाव होता है इस पर पूर्व में वीडियो में नहीं दे पाया था। जो शनि की श्रृंखला दी थी मैंने कि शनि से दूसरा भाव, तीसरा भाव रह गया है, चतुर्थ भाव, 10वां भाव, ऐसे अन्य सब भाव की मैंने जानकारी दी थी। तीसरा भाव बाकी है, उसकी जानकारी मैं आपको शीघ्र ही दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए, जिससे आपको वो वीडियो भी मिल सके, और पास में आने वाले बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। यह सूत्र भी शनि से जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली में अगर शनि का संबंध दशम भाव से बनता है, दशम भाव से शनि का कैसे भी संबंध बने, दृष्टि से, वहां पर बैठा हुआ हो, या फिर जो दशम भाव का स्वामी है उसके साथ में शनि बैठा हो, या दशम भाव में शनि की राशि आती हो, ऐसी सभी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में काम करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक मेहनत करना पड़ती है, लेकिन बदले में उसे जितनी आय मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। यानी दशम भाव से शनि का संबंध व्यक्ति को संघर्ष अधिक करवाता है, लेकिन लाभ उसकी मात्रा में कम करवा पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा असंतुष्ट होता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, जितना संघर्ष कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे कम मिल रहा है। ये शनि के प्रभाव से होता है, शनि के दशम भाव से संबंध होने पर होता है, या दशमेश के साथ में होने पर होता है, या दशमेश पर दृष्टि हो तो भी ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि स्थिति विशेष पर निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी शनि का संबंध दशम भाव दशमेश से होने पर ये स्थिति जरूर देखने को मिली, व्यक्ति को संघर्ष अधिक होता है, लाभ कम होता है, ये बात आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम अन्य कुछ योगों की बात करें तो इसमें आप देखिए कि आपको दशा किस ग्रह की चल रही है। आपने अष्टमेश की दशा के बारे में सुना होगा। अष्टम भाव के स्वामी की दशा व्यक्ति को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करती है, चिंता देती है, रोग प्रदान करती है। लेकिन अगर अष्टम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में बैठा हो कहीं पर, तो आप एक बात देख पाएंगे कि अष्टम भाव के स्वामी की दशा में ही कई बार व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका भी एक कारण है। आप देखिए कि जो अष्टम भाव है छठे भाव से तीसरा है, यानी छठे भाव के लिए ये अष्टम भाव मेहनत करवाता है। अब ऐसा तय है कि जब भी अष्टमेश की दशा चले तो जो छठे भाव से रोग को देखा जाता है, तो ये जिसकी भी दशा रहे, अष्टम भाव का स्वामी जो भी रहे, उसकी दशा के अंदर आपके रोग में वृद्धि हो, कुछ क्रोनिक रोग आपको हो जाए, ये बात संभव है। लेकिन ये भी संभव है कि छठे भाव से शत्रुओं का विचार होता है, तो आपको ये, आप कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयास करें, आप मुकदमों से, शत्रुओं से इस दशा के अंदर मुक्त हो पाए, ये प्रभाव देखने को मिलता है। जब अष्टमेश की दशा होती है तो रोग से किसी प्रकार से आप बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हैं। अब वो अगर अष्टमेश शुभ स्थिति में है तो निकल भी जाएंगे, इसी प्रकार कर्जों से भी आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर अष्टमेश शुभ स्थिति में नहीं है, शुभ से मेरा मतलब मजबूत से नहीं है, शुभ मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, स्वयं कुछ अच्छी स्थिति में बैठा हो, कारक भाव में या दिग्बली भाव में बैठा हो, तो अच्छा रहता है। फिर एक बात अवश्य है, जैसे अष्टमेश अगर लग्न में बैठा हुआ है,
मान लीजिए केतु लग्न में है, उसी के साथ अष्टमेश भी लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसी दशा के अंदर ये केतु के साथ बैठा अष्टमेश आपको बड़ी परेशानियों को दे सकता है। आपको ऐसे रोग हो जाए जो पकड़ में भी ना आए, गुप्त भी हो, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशानी भी देने का काम करे, ये बात देखने को मिल सकती है। इसीलिए अष्टमेश की दशा अगर अच्छी स्थिति में है तो शुभ प्रभाव अवश्य से देंगी, खराब स्थिति में है तो फिर नहीं कहा जा सकता। अब जैसे अष्टमेश मंगल के साथ है या मंगल ही अष्टमेश है, तो ऋण उतरने वाला इतना प्रभाव देखने को कम मिल सकता है, क्योंकि मंगल ऋण बढ़ाने का काम करता है। उसकी दशा अष्टम भाव का स्वामी होकर होगी तो ऋण बढ़ा सकती है, ये बात आप देख पाएंगे। तो इसीलिए वो स्थिति विशेष पर भी ध्यान देना है। लेकिन यह संभव है कि अगर मजबूत स्थिति में, शुभ स्थिति में आपका अष्टमेश हो तो यह आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम करेगा, आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। इसके अलावा अगर केतु की ही बात चली है तो आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह केतु के नक्षत्र में है, कोई भी ग्रह हो सकता है, केतु स्वयं भी हो सकता है, तो जो भी ग्रह केतु के नक्षत्र में होगा उस ग्रह की अंतरदशा के अंदर आपको अधिक मानसिक अशांति रहे, अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़े, या विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको परेशान करे, ये बात देखने को मिल सकती है। केतु क्योंकि आकस्मिकता का कारक ग्रह है, अब उसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठेगा, उसकी दशा चलेंगी तो केतु भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। इसी कारण से ये आपको किसी प्रकार की मानसिक अशांति, चिंता और भ्रम में डालकर गलत निर्णय करवाकर परेशानी दे सकता है। अब वैसे तो दशा के लिए मैंने बहुत लंबी श्रृंखला आपको दी है और उसमें विस्तार से बताया है कि कौन सी दशा शुभ है और किसमें कितना शुभ प्रभाव, कितना अशुभ प्रभाव, किस प्रकार आपको निकालना है, वो सब जानकारी दी है। लेकिन फिर भी ये एक सूत्र है, और कई बार देखने को मिला केतु के नक्षत्र में बैठा ग्रह कुछ चिंताओं को देने का काम भी कर देता है, कुछ मानसिक अशांति देने का काम कर देता है। तो ये बात आप कुंडली में मिलाइए। अब एक बात शनि की दृष्टि में, एक बात और मैं आपको एक सूत्र के रूप में आज बता देता हूं। सूर्य पर शनि की दृष्टि, वैसे तो आप जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, लेकिन जब सूर्य पर शनि की दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति खुददार होता है, उसे अपना मान सम्मान विशेष प्रिय हो जाता है। कभी भी ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसका स्वयं का मान सम्मान नीचे हो या उसको अपमानित होने का सामना करना पड़े, ऐसा काम स्वयं से नहीं करेगा। लेकिन विडंबना देखिए, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ेगा, वो किसी भी कारण से हो, झूठे ही आरोप क्यों ना लगाए जाए, लेकिन अन्य शत्रु लोग इसके जो बहुत ज्यादा होंगे इसे कहीं ना कहीं परेशान करने का काम अवश्य से करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को ये देखने को मिलेगा कि जीवन काल में या तो बार बार अपमानित होना पड़ रहा है, और जो बड़े लोग हो या कई बार पिता से भी तालमेल की कमजोरी देखने को मिलती है। और ऐसा व्यक्ति हालांकि इंडिपेंडेंट होता है, अपने अनुसार काम करने वाला होता है, शासन प्रशासन में पकड़ रखने वाला होता है, और ऐसे स्वयं से कोई ऐसा काम गलत नहीं करता, लेकिन बस खराबी ये होती है कि उसके साथ वाले उसके काम से जलते हैं या कहीं ना कहीं उसमें कमी निकालने का प्रयास करते हैं, या कैसे इसके नीचे दिखाया जाए उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं से अच्छे काम करता है, बस किसी न किसी प्रकार से उसे अपमानित होने का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये इसी शनि के प्रभाव से जो दृष्टि सूर्य पर होती है उसके कारण कई बार आ जाता है। इसके अलावा ये जो सूर्य पर शनि की दृष्टि होती है ये रोग का भी प्रमुख कारण बनती देखी गई है। सूर्य क्योंकि देखा जाए तो पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव आरोग्य का भाव है, क्योंकि छठे भाव से ये 12वां है, छठे से 12वां होने के कारण ये छठे भाव की हानि करता है, 5वां भाव। अब छठे भाव की हानि करता है मतलब रोग की हानि क्या होगी, रोग की हानि मतलब रोग की समाप्ति, तो रोग की समाप्ति यानी ये आरोग्य का भाव है। और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य ही होता है। तो अगर सूर्य कुंडली में बलवान स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को रोग नहीं पकड़ते या इतने लंबे समय तक नहीं चलते, छोटे मोटे होते, शीघ्र ही कुछ दिनों में दूर हो जाते हैं। लेकिन सूर्य अगर पीड़ित हो और ऊपर से अगर किसी प्रकार से अगर देखा जाए शनि की दृष्टि हो तो देखने को मिला ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में किसी न किसी प्रकार से रोग का अधिक सामना करना पड़ता है। ऊपर से दशा आदि अगर कमजोर चालू हो जाए तो रोग का प्रभाव बढ़ जाता है, ये बात देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अगले सूत्र की बात करें तो जो अगला सूत्र है ये गुरु की राशि से जुड़ा है। किस राशि में बैठे आपके गुरु, गुरु जन्म कुंडली में अगर कर्क राशि में बैठे हो, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि कर्क राशि गुरु के लिए कोई अच्छी राशि नहीं है। अब कुछ लोग सोचेंगे यहां तो गुरु उच्च के होते हैं, फिर किस प्रकार अच्छी नहीं। अब आप एक बात देखिए, वर्तमान आज की बात मैं कर रहा हूं, आप ये बात विचार कीजिए थोड़ी कि अगर
आपके अंदर ऐसे गुण बढ़ जाए तो पूरे सात्विक हो, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते, आप किसी के बारे में खराब नहीं सोचते, किसी के लिए अशुभ नहीं करते, लेकिन आपका स्वभाव एकदम भोला है और आपको जो आता है कहीं ना कहीं ठग के जाता है, आपको नुकसान पहुंचा कर जाता है। आप दूसरों की सहायता करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी स्थिति गुरु की उच्च राशि में होने से देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी अवस्था में आपको कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम आए या आप अपने करियर में जितना अच्छा अचीव कर सकते हैं वो ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति आज के भौतिक युग में जहां व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है वहां बिल्कुल अच्छी नहीं कही जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि गुरु अगर बलवान हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय में गुरु बलवान होगा, व्यक्ति के सात्विक गुण बढ़ेंगे, अच्छी बात है, व्यक्ति सात्विक होगा, अच्छे काम करेगा, लेकिन अन्य उसे धोखा दे, अन्य उसे ठगे, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप देखें तो अपने अच्छे कार्यों से उसे ईश्वर की कृपा मिलेगी। ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं कुंडली में अच्छे योग हुए तो आगे आगामी भविष्य में, आगामी जीवन में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। ये भी आप बोल सकते हैं। जैसे गुरु से ही कहा जाता है ना, गुरु केतु 12वें भाव में हो। क्यों गुरु केतु? क्योंकि गुरु और केतु साथ में होंगे, व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में लगाने वाले बनाएंगे। और गुरु उच्च का होगा तो वो भी यही करेगा। तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर जीवन काल में अपने अच्छे कार्यों के बलबूते पर जीवन काल में न, ये तो नहीं बोल सकते कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाए, सफल हो जाए, लेकिन अपने अच्छे कार्यों से जीवन काल में ईश्वर की कहीं ना कहीं शरणागति को प्राप्त करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये बात देखने को मिली। तो उच्च का गुरु ये आपको अवश्य दे सकता है कि आपको अच्छे कार्यों में लगा कर रखे, आपको अच्छे धार्मिक कृत्यों से जोड़ कर रखे, लेकिन यह भी संभव है कि ये उच्च का गुरु आपको जीवन काल में संघर्ष करवाए, इतना अन्य से सपोर्ट ना दिला पाए, ये बात देखने को मिल सकती है। लेकिन आज का जो सूत्र है वो जीवन में भाग्य उदय से जुड़ा है। गुरु अगर कर्क राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रायः जीवन के 24वें वर्ष के बाद शुभ परिणाम प्राप्त होता देखा गया है। इसके अलावा जीवन के 48वें वर्ष में जाकर के भी व्यक्ति को शुभ स्थिति बनती नजर आती है। ऐसा व्यक्ति 48वें वर्ष के बाद जीवन में स्थिरता को प्राप्त करता है। 24वें वर्ष के बाद भाग्य साथ देता है, व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, धीरे धीरे करके स्थिति बनती भी है और व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख सुविधा और संपन्नता को प्राप्त भी कर पाता है। तो ये प्रभाव गुरु के कर्क राशि का है। आपकी कुंडली में है, आप कितना मिला पाए वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज कुछ इतने ही सूत्र लेकर मैं आपके समक्ष आया था। तो बाकी तो वैसे तो मैंने बीच बीच में आपको बहुत सारे सूत्र बता दिए हैं, लेकिन अब वो जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है उन्हें तो प्राप्त हो ही गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो आपको लगातार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आने वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।